So I begin with question number 3 का number 3, okay, because ये some doubt था. मैंने लास्ट डे सम कराया था, मुझे अभी भी याद है, बट फिर भी मैं एक बार ये कराया था वापस से. ओके, तो ध्यान से नोट करना. So this is question number 3 का number 3, and the question is you have to prove that sigma r equals to 0 to n 3 to the power r into NCR, और हम लोग को शो करना है कि ये 4 to the power n के बराबर है. ये हम लोग को शो करना है. तो ध्यान देना एक बार. सबसे पहला चीज, लेट अस टेक राइट हैंड साइड हियर. लास्ट डे मैंने लेफ्ट हैंड साइड से बताया था ये सब. आज मैं राइट हैंड साइड से इसको सॉल्व करके बता रहा हूं. ओके, नाउ सी, अगर मैं 4 को ब्रेक करना चाहूं, सपोज मैं 4 को दो टर्म्स में मैं इसको ब्रेक करना चाहूं, so I can write 4 as 5 minus 1, we can write 2 plus 2, we can write 6 minus 2, we can write 3 plus 1. बट यहाँ पे कौन सा लिखना है हम लोग को? ये चारों में से और भी बहुत कुछ में हम लोग लिख सकते हैं. We can write 4 as 7 minus 3 also, but the question is हम लोग को कैसे पता चलेगा कि 4 को किस फॉर्म में स्प्लिट करना है? तो प्रूफ पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड को एक बार देखना ध्यान से. प्रूफ पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड है 3 to the power r into NCR. तो इससे क्लियरली पता चल रहा है कि 4 को ब्रेक करना है हम लोग को 3 plus 1 के फॉर्म में. 3 plus 1 के फॉर्म में, because 3 plus 1 is equals to what? 4. तो मैंने क्या किया? 4 को ब्रेक कर दिया 3 plus 1 के फॉर्म में, because 3 plus 1 किसके बराबर होता है? 4 के बराबर होता है. Now the question is, क्या हम 3 plus 1 मतलब क्या हम 3 plus 1 को x plus y whole to the power n के फॉर्म में एक्सपैंड करेंगे या y plus x के फॉर्म में? See, I prefer y plus x. Do you know what is the reason? Because यहाँ पे मुझे प्रूफ पार्ट में क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे NCR है और 3 के पावर पे r है. देखो ध्यान देना एक बार. एंड यू ऑल नो दैट जब भी हम लोग किसी भी बाइनोमियल का कोई भी पावर को एक्सपैंड करते हैं, हम लोग किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का पावर को अगर एक्सपैंड करते हैं हम लोग, सो यू ऑल नो दैट कि पहला टर्म के पावर पे पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है और सेकंड टर्म का पावर असेंडिंग ऑर्डर में जाता है. यू ऑल नो दिस. तो मैं क्या करूंगा देखना एक बार. आई विल बी राइटिंग 3 plus 1 as 1 plus 3, because if I write 1 plus 3 whole to the power n, दोनों सेम है, लेकिन 1 plus 3 लिखने से फायदा क्या होगा? एक्सपेंशन करके जो रिजल्ट है वो इजीली आ जाएगा. देखो कैसे? 1 plus 3 whole to the power n को हम लोग nc0 1 to the power n minus 0 3 to the power 0 लिख सकते हैं हम लोग, प्लस nc1 1 to the power n minus 1 3 to the power 1 plus nc2 1 to the power n minus 2 3 to the power 2, और ये चलते जाएगा कहां तक? ncn 1 to the power n minus n 3 to the power n तक चलते जाएगा. बिकॉज यू नो दैट एक्सपेंशन में पहला टर्म का पावर इन दोनों का डिफरेंस होता है और सेकंड टर्म का पावर r का वैल्यू होता है. तो क्लियरली यहां दिख रहा है कि यहां जो r है वही 3 का पावर है. तो इसीलिए मैंने क्या किया? इसीलिए मैंने 3 plus 1 को 1 plus 3 whole to the power n लिख दिया. रिपीट, 3 plus 1 को मैंने 1 plus 3 whole to the power n लिख दिया. इससे क्या फायदा होगा कि जो सेकंड टर्म है उसके पावर पे डायरेक्ट r का वैल्यू आ जाएगा. सेकंड टर्म के पावर पे r का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा. क्लियर? नाउ यू नो दैट 1 के पावर पे कुछ भी 1 ही होता है, तो फिर ये nc0 3 to the power 0, nc1 3 to the power 1, nc2 3 to the power 2 and so on, ncn 3 to the power n तक कंटिन्यू होगा. नाउ क्या मैं ये पूरा चीज को, देखो ये सारा टर्म्स को क्या मैं सिंपलीफाइड फॉर्म में सिग्मा, सिग्मा मतलब समेशन, क्या है इसका समेशन? NCR 3 to the power r, जहां पे r का वैल्यू इनिशियलाइज मतलब शुरुआत हो रहा है 0 से और ये चल कहां तक रहा है? n तक रहा है. ठीक है, देखो हम लिख सकते हैं ऐसे
and this is what we have on the left hand side. तो मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर दे रहा हूं, ध्यान देना एक बार। सबसे पहला चीज मैंने क्या किया, ध्यान देना। 4 टू द पावर n को मैंने 3 प्लस 1 ही क्यों लिखा, बिकॉज लेफ्ट साइड में प्रूफ जो करना है वहां पे 3 का फैक्टर है, देखो, इसलिए मैंने 3 प्लस 1 लिखा। इसके बाद 3 प्लस 1 लिख के क्यों नहीं एक्सपांड किया, बिकॉज अगर तुम ध्यान से यहां ऑब्जर्व करो तो n से r है और 3 के पावर पे r का वैल्यू है। यू नो दैट सेकंड टर्म हमेशा सेकंड टर्म के पावर पे r का वैल्यू आता है, तो मैंने 3 प्लस 1 को 1 प्लस 3 बना दिया। इसके बाद मैंने एक्सपैंड किया और इसको हम सिंपलीफाइड फॉर्म में सिग्मा के फॉर्म में लिख दिया, बिकॉज इसी फॉर्म में हम लोग को आंसर चाहिए। सो एवरीवन कॉपी डाउन, दिस वाज द फर्स्ट सम जो लास्ट डे मैंने डिस्कस किया था, बट फिर देयर वाज ड्यू टू सम नेट प्रॉब्लम, ओके, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, मैं इसको आज उस दिन क्लास में मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। बट उस दिन मैंने लेफ्ट हैंड साइड से बताया था, आज मैं राइट हैंड साइड से बता रहा हूं। तो एक बार कॉपी करो, मैं वेट करता हूं फटाफट, और अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो एक बार डाउट क्लियर करना। सो now we begin from question number 4, okay? So question number 4 का sum number 1 देखना है। So you have a binomial which is 1 plus x whole to the power 2 है, ठीक है? और यहां पे इसका सेकेंड टर्म ध्यान रखिएगा, क्या दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स आर इन AP. So you have to prove that 2n square minus 9n plus 7 is equals to 0, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो ध्यान रखिए, ये बहुत कॉमन सम है ये वाला, और एग्जाम में लगभग आ ही जाता है ये वाला सम, तो ध्यान में नहीं पड़ा। इस सम में क्या बोला देखना एक बार, 1 plus x whole to the power 2n एक बाइनोमियल है, एक बाइनोमियल है 1 plus x जिसका पावर 2n है, और इसका एक्सपेंशन पे इसका जो सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म्स का जो कोएफिशिएंट है वो क्या मैं बताऊं तो AP में। Now the question is, what is the meaning of AP? The first thing which comes to our mind is, what do you mean by an AP? AP का मतलब होता है वहां पे ये सीरीज जो फॉर्म होता है, यहाँ पे सीरीज जो फॉर्म हो रहा है, इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है। जैसे कि 4 - 2 का वैल्यू 2 है, व्हाट इज 6 - 4, इट इज 2, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, AP बोलते हैं। सो दिस इज एन AP बिकॉज़ वी फाइंड दैट सेम वैल्यू इज एडेड टू एवरी टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। ऐसा भी हो सकता है कि 3 के बाद 7, 3 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 15। दिस इज आल्सो एन AP बिकॉज़ यहां पे हम लोग कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर रहे हैं, एंड व्हाट इज दैट कांस्टेंट वैल्यू व्हिच वी आर एडिंग हियर, इट इज 4। देखो 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15। तो हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर रहे हैं टू गेट द नेक्स्ट टर्म। सो दिस इज आल्सो एन AP। सो AP में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है। तो अगर मान लो सपोज ABC AP में है, इसका मतलब B - A का वैल्यू एंड C - B का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। एज अ रिजल्ट वी फाइंड दैट 2B equals to A plus C, that is B equals to A plus C divided by 2. It means that अगर मान लो 3 numbers AP में है, इसका मतलब B का वैल्यू क्या होगा, A plus C by 2 के बराबर होगा। अगर मान लो 3 numbers AP में है, तो जो बीच का नंबर होगा वो किसके बराबर होगा, किसके इक्वल टू होगा, A plus C by 2 के बराबर होगा। ओके, सो लेट अस कम टू दिस सम नाउ वंस अगेन। तो हम लोगों ने AP का मतलब समझ लिया। अब हम सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म्स निकाल लेते हैं। Let us determine the second term, third term and the fourth terms here first. Because second term का coefficient, तो second term में r का वैल्यू क्या होगा बताओ तो। yes, what is the value of r in the second, 1। ठीक है, second term में r का वैल्यू हो गया 1, तो ये second term हो जाएगा n, that is 2n
CR दैट इज 1, फर्स्ट टर्म के पावर पे इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का मतलब n और r का, और सेकेंड टर्म के पावर पे r का वैल्यू दैट इज 1. So we have 2nc1, 1 to the power anything is 1, ये हो गया सेकेंड टर्म. Now let us determine third term. Third term t3. t3 में r का वैल्यू 2 हो जाएगा. So if the value of r is 2, what is this third term now? It is n, that is 2n cr into first term जिसके पावर पे n और r का डिफरेंस, n और r का डिफरेंस, और सेकेंड टर्म जिसके पावर पे हम लोग r का वैल्यू लिख देंगे. 1 के पावर पे कुछ भी क्या होता है 1. So the answer is 2nc2 into x square. This is the second term. उसके बाद थर्ड टर्म, सॉरी थर्ड टर्म ये हो गया, सॉरी दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, ये रहा सेकेंड टर्म, इसके बाद ये रहा थर्ड टर्म. अब हम लोग निकालते हैं फोर्थ टर्म t4. t4 में r का वैल्यू हो जाएगा 3. So the term is n that is 2n cr that is 3. फर्स्ट टर्म 1 लिखना जरूरत नहीं है, सेकेंड टर्म के पार्ट पे r का वैल्यू, ये हो गया फोर्थ टर्म. अब देखो लिखा हुआ है वी नो दैट सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट, तो सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट क्या है बताओ तो 2nc1, ठीक है. थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 2nc2, एंड फोर्थ टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 2nc3. r in ap देखो लिखा हुआ है यहाँ पे. I repeat once again, the coefficients of second term, third term and fourth terms of the expansion are in which series? It is in AP. तो अगर मान लो ये तीनों नंबर्स AP में हैं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर A, B, C अगर AP में है तो B का वैल्यू किसके बराबर होगा? It will be equal to what? A plus C divided by 2. तो B का वैल्यू यहाँ पे will be equals to A plus C, that is 2nc3 divided by 2. अब इसको सॉल्व करते जाते हैं, इसको सॉल्व करके हम लोग को ये मिल जाएगा. नाउ इसको सॉल्व करने के लिए तुम लोग को शॉर्टकट बताया गया था कि अगर मान लो सपोज 7c3 है, ये 3 है, तो हम 7 फैक्टोरियल का हम लोग 3 फैक्टर्स लिखेंगे और डिवाइड क्या चीज से करेंगे हम लोग 3 into 2 into 1. यू रिमेंबर दिस. सपोज 10c2 है, 2 है यहाँ पे, तो 10 फैक्टोरियल का हम लोग 2 फैक्टर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2 into 1. ऑलराइट, एग्जैक्टली सेम वे 2nc2 को हम क्या लिखेंगे, 2nc2 को 2n, ठीक है, 2n से एक कम, बिकॉज यहाँ पे 2 है, एक कम क्या होता है 2n minus 1 हो गया तुम्हारा 2 फैक्टर डिवाइडेड बाय 2 into 1. ऑलराइट, ये डिवाइडेड बाय 2 है यहाँ पे. अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. पहले 2nc1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2n डिवाइडेड बाय 1. ऑलराइट एवरीवन, क्योंकि ये 1 है तो 2n का हम एक फैक्टर लिखेंगे 2n फैक्टोरियल का और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2nc3 है, तो बताओ तो क्या लिखेंगे इस तरह से शॉर्टकट, बताओ तो. यस, 2nc3 का इस तरीके से शॉर्टकट क्या लिखेंगे बताओ. So 2n, 2n minus 1, 2n minus 2 by 3 into 2 into 1. Very good. It is 2n, 2n minus 1, 2n minus 2, देखो ये ना 1, 2, 3, 3 फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 3 into 2 into 1. ये और ये 2 कैंसिल हो गए. ओके, ये और ये 2 कैंसिल हो गए. एक काम करो, पहले यहाँ तक सब कुछ कॉपी कर लो एक बार. आई एम गिविंग यू टाइम टू कॉपी बिकॉज देयर इज नो स्पेस ऑन द बोर्ड. कॉपी डाउन, एंड यहाँ तक कोई अगर किसी को किसी भी चीज में डाउट है तो पहले पूछ लो, उसके बाद मैं कैलकुलेशन इसका कंप्लीट करता हूँ. Now let me complete the calculation after this. Okay, so यहाँ पे 2 cancel हो गए. So what is left on the left hand side? It is 2 into n into 2n minus 1. And on the right hand side, what is left? It is 2n divided by 1. उसके बाद ये क्या है देखना एक बार, प्लस 2n
2n minus 1 2n minus 2 divided by 3 into 2 into 1 is equals to how much? 6. Now just note down here everyone, what is common in both these terms? इसमें और प्लस के बाद वाले एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है बता सकते हो तुम्हें? इसमें और प्लस के बाद वाले में क्या कॉमन है? 2n कॉमन है। तो सबसे बेस्ट है कि हम लोग कॉमन लेके पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो 2n है उसे कैंसिल कर देते हैं। इससे क्या होगा? सम जो है वो एक्सप्रेशन जो है थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो 2n कैंसिल हो गया। उसके बाद बचा लेफ्ट हैंड साइड में 2n minus 1। राइट हैंड साइड को और थोड़ा सिंपल बना सकते हैं। कैसे? 2n minus 2 से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो बच जाएगा n minus 1। इससे क्या होगा? डिनोमिनेटर का जो 6 है वो रिड्यूस हो जाएगा। देखो यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेशन तुम लोग एक बार में कर सकता था, लेकिन मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन यू। ओके, मान लो यहाँ पे किसी को अगर समझ में नहीं आया तो वो देख लेगा, और जिसको समझ में आ गया वो एक बार में इसके बाद स्टेप को एक बार में लिख सकता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 2n minus 1 n minus 1 divided by 2 3 just 6. Now let us take LCM here. Okay, LCM हो जाएगा 3। 1 में क्या मल्टीप्लाई करने से 3 आएगा? 3। So we have 3 1 जा 3 plus 3 how many times 3? 1. So 1 into 2n minus 1 into n minus 1 remains as it is. Let us cross multiply. So 3 into 2n minus 1 is 6n minus 3. ये रहा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। इसके बाद अब बस जिस हिसाब से आंसर चाहिए उस हिसाब से टर्म्स को अरेंज कर लो। So we have 2n square minus 9n plus 4 equals to 0. Check your answer in the book, I mean the proof part. ये हम लोग को प्रूफ करना है। देखो प्रूफ शायद यही करना है। कुछ कहीं गलती है, एक बार देखो तो कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक है कुछ। There is some mistake in the calculation in the line because we need 2n square minus 9n plus 7. यहाँ पे plus 4 आए, पर चेक करें तो सब। So yeah, here listen here everyone, you have mistake in this line. Just note down. इस वाले लाइन में मिस्टेक है। देखो 3 plus 1 becomes how much? 4. Clear? 3 plus 1 becomes 4. And plus 3 becomes how much? 7. तो मिस्टेक कहाँ हुआ था? ये वाले लाइन में मिस्टेक हुआ। ठीक है, सो एवरीवन कॉपी डाउन। और ये सब बहुत कॉमन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 का। सो यू हैव x plus 1 होल टू द पावर n, और लिखा हुआ है कि कोएफिशिएंट्स ऑफ r minus 1th टर्म, ये थोड़ा लंबा सम है, rth टर्म एंड r plus 1th टर्म are in the ratio 1:3:5। ध्यान देना ये सब। ना इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बता दूं फिर से कि x plus y होल टू द पावर n का एक्सपेंशन में कोई भी अगर टर्म निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है? tr plus 1 equals to ncr x to the power n minus r y to the power r। ये है फॉर्मूला। अब ध्यान दें, और तुम लोगों को पता है कि जैसे सपोज हम 7th टर्म निकाल रहे हैं तो 7th टर्म में r का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6। 8th टर्म में r का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7, बिकॉज हमको पता है कि जो भी पोजीशन होता है टर्म का उसके कंपैरिजन में r का वैल्यू 1 कम होता है। जैसे पोजीशन r plus 1 है तो ये इस जगह पे r क्या है? r है। देखो r plus 1 नहीं है, क्या है? r है। तो t8 में r का वैल्यू क्या होगा? 7। अब अगर मान लो मैं ये पूछूं कि tn में r का वैल्यू क्या होगा? इट विल बी n minus 1। मतलब जो भी पोजीशन होता है
पोजीशन से r का वैल्यू एक कम होता है, समझ में आया? तो सेवेंथ टर्म निकाल रहे हैं तो मतलब r का वैल्यू 6 हो जाएगा। ये मैंने फर्स्ट क्लास में ये चीज तुम लोगों को समझाया था, और याद रखो मैंने लर्न नहीं करने के लिए बोला था, मैंने इस चीज का कंसेप्ट समझाया था। इफ यू कैन सी द फर्स्ट डेज वीडियो, नाउ सी, तो सबसे पहला चीज r-1 टर्म निकालना है। मैं यहाँ पे जनरल टर्म क्यों नहीं निकाल रहा हूं? याद होगा तुम लोगों को मैंने बोला था कि कोएफिशिएंट वाले सारे सम में जनरल टर्म निकालना, लेकिन यहाँ क्यों नहीं निकाल रहा हूं? बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है r-1 टर्म मेंशन है, rth टर्म मेंशन है, मतलब हमको पता है कि किस टर्म का मुझे निकालना है। समझ में आया तो बात? मतलब किस टर्म का कोएफिशिएंट पूछा है ये हमको पता है, r-1 टर्म, rth टर्म, r+1 टर्म। नाउ टेल मी r-1 टर्म में r- जैसे t7 में r का वैल्यू 6 हो गया, ठीक है ना, r की जगह 6 लगा दिया। अब कोई बता सकता है कि tr-1 में r का वैल्यू क्या होगा? बताओ तो। जब हम r में, यस, r-2 r-2 वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज व्हाट आई नीडेड, ओके, कि हाँ ये समझ में आ जाना चाहिए। t7 में r का वैल्यू 7 - 1, t10 में r का वैल्यू 10 - 1, तो tr-1 टर्म निकालने के लिए r का वैल्यू r-1 minus 1, that is r-2. So the term will be nc r-2, x के पावर पे इन दोनों का डिफरेंस, और 1 के पावर पे r का वैल्यू। तुम लोग को याद होगा मैंने ये बार बार बोला है कि जब भी x के साथ दो टर्म में एक टर्म 1 हो, it is always better keep make 1 as the first term if nothing is mentioned, because इससे होता क्या है, हमको फर्स्ट टर्म पे को ख्याल नहीं रखना होता है, क्योंकि फर्स्ट टर्म के पावर पे इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा तो वो तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 के पावर पे कुछ भी 1 ही होता है। हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सेकंड टर्म के पावर पे r का वैल्यू लिख सकते हैं। समझ में आया तो बात? मैं क्या बोल रहा हूं? नेक्स्ट, अब जो है r-2th टर्म, सॉरी r-1 के बाद rth टर्म, लेकिन इस सम में हम लोग को क्या करना चाहिए, x+1 को x+1 ही लिखना चाहिए। कोई बता सकता है इसका रीजन, कारण क्या है? एनीवन हु कैन टेल मी? यस, कोई बता सकता है कि इस सम में हम लोग को क्यों x+1 ही लिख के करना चाहिए, जबकि x+1 और 1+x दोनों का मतलब सेम है, बट क्यों मुझे x+1 ही लिखना चाहिए? कोई बता सकता है? जो बता दिया ना ये वाला बात, मैं समझ जाऊंगा कि यस तुमको पूरा बाइनोमियल थ्योरम दिमाग में मतलब एंटर कर चुके हैं, समझ में आ चुका है क्या है। एनीवन? मैं हिंट देता हूं, ये वाला कंसेप्ट एंड से कुछ रिलेटेड है, एंड से टर्म इंटरचेंज करने से बदल जाते हैं कुछ। यस सर ये है क्या सर कि हम लोग को x का पावर में n भी चाहिए और r भी चाहिए? नहीं, मैं बता रहा हूं इसका रीजन, कारण क्या है, मैं बता रहा हूं। क्योंकि हमको पता है कि अगर हम x+y का होल टू द पावर n का अगर हम सपोज 10th टर्म निकाल रहे हैं सपोज, और अगर मान लो मैं y+x का होल टू द पावर n का मैं 10th टर्म निकाल रहा हूं, दोनों सेम नहीं है। समझ में? याद करो तुम लोगों को जब मैंने एंड से वो जो कंसेप्ट बताया था, इसका 10th टर्म, समझ में आया तो बात, और इसका 10th टर्म सेम थोड़ी ना होगा, क्योंकि याद करो मैंने बताया था कि इसका अगर हमको मान लो 10th टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, इसको इंटरचेंज कर देने से, डू यू रिमेंबर, डोंट गेट कंफ्यूज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, x+y होल टू द पावर n का अगर हम मान लो सपोज 10th टर्म फ्रॉम द एंड निकालना चाहते हैं, वो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका अगर हम नॉर्मल 10th टर्म निकालें तो वो इसका 10th टर्म फ्रॉम द एंड हो जाएगा। याद करो जिस दिन मैंने समझाया था हाउ टू फाइंड आउट विदाउट फॉर्मूला एनी टर्म फ्रॉम द एंड, सो दैट्स व्हाई इन दिस सम आई विल नॉट इंटरचेंज द टर्म्स, आई विल नॉट इंटरचेंज द टर्म्स, आई विल, अगर मुझे पूरा एक्सपैंड करना होता तो अलग बात था, लेकिन यहाँ पे मैं टर्म्स को इंटरचेंज नहीं करूंगा, पहला टर्म जैसे है वैसे रखूंगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, if the coefficient of r-1th term, rth term and r+1th term in the expansion of x+1, ध्यान देना x+1 का एक्सपेंशन बोला है, तो अगर हम इंटरचेंज कर देंगे तो वो फिर बदल जाएगा, वो एंड से हो जाएगा, तो हम वहां चेंज नहीं कर सकते। तो यहां पे मैं फर्स्ट टर्म ऐसे रखूंगा, 1 के पार्ट पे क्या आ जाएगा, r-2,
नेक्स्ट ये सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, NCR माइनस 2, ओके, x टू द पावर इन दोनों का डिफरेंस और 1 के पावर में कुछ भी 1 ही होता है। RH टर्म में r का वैल्यू हो जाएगा r माइनस 1, मैं 1 नहीं लिख रहा हूं क्योंकि 1 के पावर में कुछ भी 1 ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट r प्लस 1 टर्म, तो r प्लस 1 टर्म में r का वैल्यू क्या होगा, r। अब देखो क्या लिखा हुआ है, वी नो दैट r minus 1 term का coefficient that is NCR minus 2 and RH term का coefficient that is NCR minus 1 is to r plus 1 term का coefficient का ये जो रेशियो है, ये रेशियो किसके बराबर है, it is 1:3:5। देखो ये लिखा हुआ है, I repeat once again, इसका r minus 1 term का coefficient, RH टर्म का कोएफिशिएंट और r प्लस 1 टर्म का कोएफिशिएंट ये है दिया हुआ है, ठीक है। नाउ सपोज मान लो a is to b is to c, अगर मान लो 1 is to 2 is to 3 दिया हुआ है, तो क्या मैं लिख सकता हूं a is to b equals to 1 is to 2 and b is to c equals to 2 is to 3, b is to c equals to 2 is to 3। क्या मैं लिख सकता हूं a is to c equals to 1 is to 3, I can also write this way, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मान लो 3 नंबर्स का रेशियो 1:3:5 है, तो पहला केस केस 1 NCR minus 2 is to NCR minus 1 equals to 1:3 ले लेना, इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन आ जाएगा। और केस 2 ये एग्जाम में अगर आया तो 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। और केस 2 NCR minus 1 is to NCR equals to 3:5। तो ये दोनों इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करके दो इक्वेशंस आएगा, ये दोनों को अलग अलग सॉल्व करके केस 1 एंड केस 2 में दो इक्वेशंस आएगा n और r का, और उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम लोग को क्या मिल जाएगा, n और r का वैल्यूज मिल जाएगा। मैं पहला वाला सॉल्व करके बताता हूं, तुम लोग दूसरा वाला सॉल्व कर देखो एक बार। तो मैंने बोला ही था कि पहले की सम थोड़ा लेंदी है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा लेंदी है, तो मैं पहला वाला पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, देखना एक बार। तो सबसे पहले इस रेशियो को क्या करेंगे हम लोग, फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे, मतलब a is to b को a divided by b लिख सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला इज n फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल into r factorial divided by n factorial, इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल into r minus 1 factorial। now a by b by c by d is a by b into reciprocal of denominator part। Now we find that n factorial gets cancelled। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखेंगे हम लोग इसको इससे कंपेयर करेंगे, ये इससे बड़ा है, देखो ये इससे बड़ा है, तो जो छोटा है उसको जैसा है वैसे लेंगे। और इसको हम क्या करेंगे, पहले n minus r plus 2, do you remember this, और फिर उससे एक छोटा n minus r plus 1 का फैक्टोरियल देंगे। Do you remember ये हम लोग परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस में किए थे, 10 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल है, तो 10 फैक्टोरियल को 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल लिख करके इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। वैसे ही n minus r plus 2, n minus r plus 2 से एक कम कितना होता है, n minus r plus 1 फैक्टोरियल लगा। इन दोनों में को हम लोग कंपेयर करेंगे, देखो किसको, इन दोनों को। अब कोई बता सकते हैं r minus 2 फैक्टोरियल में और r minus 1 फैक्टोरियल में बड़ा कौन सा, बताओ तो एक बार, व्हिच इज ग्रेटर इन दोनों में। r minus 1 फैक्टोरियल बड़ा है, r minus 2 फैक्टोरियल छोटा है, तो हम क्या करेंगे, r minus 1 को रिड्यूस करेंगे, दैट इज r minus 1 and 1 less than r minus 1 is
r minus 2. यहां से r minus 2 फैक्टर तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया. Now cross multiply. So we have 3 into r minus 1 equals to 1 into n minus r plus 2. Multiply and simplify this. So we have n minus 4r equals to how much? Minus 5. Mark it as equation number 1. ये पहला इक्वेशन आ गया n और r के टर्म्स में. सिमिलरली केस 2 को इसी तरह से सॉल्व करो, ऐसा एक और इक्वेशन आ जाएगा और दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, तो फिर n का वैल्यू और r का वैल्यू आएगा. ओके, सो एवरीवन नोट डाउन, इसको कंप्लीट कर दो. सर n और r का वैल्यूज क्या है? क्या है तुम्हारा? सर 7 और 3. राइट है शायद. एक बार कॉपी करना तो फटाफट. ये दूसरा वाला इक्वेशन क्या है? सर दूसरा वाला 3n minus 8r equals to minus 3. ठीक है, कंप्लीट कर लो. एवरीवन कंप्लीट फर्स्ट. So if you solve the second case, so I'm solving this part now. So we can write this as NCR minus 1 by NCR equals to 3 divided by 5. Apply the formula n factorial, इन दोनों का difference. Into r minus 1 factorial. Divided by n factorial, n minus r factorial into r factorial. N factorial gets cancelled. So we have n minus r factorial into r factorial divided by n minus r plus 1 factorial into r minus 1 factorial. ठीक है, यहां तक तो सिंपल है. इसके बाद ध्यान देना, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? ये. So keep n minus r factorial as it is and reduce this. That is n minus r plus 1 और फिर इससे एक काम कितना होगा? n minus r factorial. इन दोनों में बड़ा कौन सा है? r factorial. तो ये r हो गया r minus 1 factorial. Keep r minus 1 factorial as it is in the denominator. ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये भी कैंसिल हो गया. Now cross multiply. So we find that we have 3n minus 8r equals to minus 3. Mark it as equation number 2. Now solve equation number 1 and 2 simultaneously and get the result. Just can you tell me this, Rikuj, what was your equation? Rikuj, what was your equation? So everyone just check once. और किसी का आया ये वाला? 3. Therefore n equals to 7 and r equals to 3. This is the answer. So I just skip this part. तुम दूसरे मैंने पूछ के डायरेक्ट लिख दिया. ठीक है, ये तुम लोग देख लेना. तो अब हम लोग इसके बाद एक बार ये कॉपी कर लो तुम लोग पहले. इसके बाद मैं तुम लोग को दे रहा हूँ यहाँ पे करने के लिए नंबर 4. ओके, एक बार करो तो कंसेप्ट पूरा क्लियर हो. जस्ट नोट डाउन एवरीवन. So just I will explain you number 4 का form. Okay, I'll not solve this, sir. I want you all to do this, sir. Let me just explain you what the question actually says. क्या लिखा हुआ है question. So 4 का number 4 में सबसे पहला चीज देखना, एक बार एक बाइनोमियल दिया हुआ है जिसका पावर n है. एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये बाइनोमियल है, ठीक है, इसका पावर n है और इसका ध्यान रखना, इसका 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स. कौन सा 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स वो नहीं बोला है, बट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो कोएफिशिएंट है वो रेशियो क्या है? 1:7:42. तो एक बात बताओ, 3 कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? अगर पहला शुरुआत 3 से हो रहा है तो सेकंड टर्म क्या होगा? 4th टर्म. उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 5th टर्म. इसी को तो बोलते हैं ना कंसेक्यूटिव. कंसेक्यूटिव का मतलब बीच में गैप नहीं, एक के बाद एक. अगर पहला टर्म 6th टर्म है
तो उसके बाद का टर्म क्या होगा 7, उसके बाद का टर्म क्या होगा 8। करेक्ट एवरीवन? तो अगर मान लो यहाँ पे हमको तो पता नहीं है ना कि कौन सा 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कौन सा 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, यहाँ पे तो कहीं मेंशन नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, हम ले सकते हैं लेट the 3 consecutive terms be अगर मान लो मैं पहला टर्म ले लिया rth टर्म, तो कोई बता सकता है कि सेकंड टर्म क्या होगा, r+1 r+2। थर्ड टर्म क्या होगा r+2। लेकिन अगर मान लो मैं पहला टर्म r-1 ले रहा हूं, तो सेकंड टर्म क्या होगा r और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा r+1। तो मैं क्या कर रहा हूं, जैसे पिछले वाला जो सम था ना जो मैंने किया अभी जस्ट अभी, देखो नंबर 3, उन लोग ने r-1 r और r+1 लिया, मैंने भी यही ले लिया। ऐसा नहीं है कि रॉन्ग आंसर आ जाएगा अगर हम लोग r+1 और r+2 लेंगे, तो कुछ एक ही बात है, एक ही आंसर रहेगा, एक कोई डिफरेंस नहीं, बट r-1 rth and r+1 टर्म लेते हैं। सो लेट द 3 consecutive terms be r-1 term, rth and r+1 term. So now what you need to do is find out r-1 term, find out rth term and find out r+1 term. और ये तीनों टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसका रेशियो क्या है बताओ तो 1:7:42। ठीक है, now you solve after this, complete the calculation. I'm waiting now.